नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कुछ खबरें ऐसी हैं जो दुनिया की सच्चाई को हल्के से छूती हैं, लेकिन फिर जैसे किसी अनदेखे डर या साजिश से पीछे हट जाती हैं। ये खबरें हमें याद दिलाती हैं कि यह धरती कितनी जटिल है, जहां इंसाफ अक्सर देर से आता है और कभी कभी तो आता ही नहीं, जहां ताकतवर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी दुनिया का मंच इस्तेमाल करते हैं और सच बोलने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है। आज की ये रिपोर्ट उसी सच्चाई के दरवाजे खोलती है जिस पर मीडिया और राजनीति दोनों ने ताला लगा दिया है। गाजा की धरती फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ जंग नहीं है। इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस मलबे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिख रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा में अपनी एंट्री कर ली है। न तो ये कोई कैमरा शो है, न कोई डिप्लोमेटिक फोटो ऑपरेशन, बल्कि ये एक ठोस कदम है जो सीधे मैदान में उठाया गया है। एर्दोगान की टीम भारी इंजीनियरिंग मशीनों और मेडिकल यूनिट्स के साथ गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। वहां के कुछ हिस्सों में तुर्की के झंडे लहरा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ गाजा की नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भूगोल को बदल देने की शुरुआत हो सकती है। सीज फायर के दूसरे चरण की घोषणा से पहले ही तुर्की ने खुद को मैदान में उतार दिया। कई रिपोर्टें कहती हैं कि अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच जो समझौता हुआ है उसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं दी गई। पर इस रहस्य के बीच एक सच्चाई छिपी नहीं रह सकी। तुर्की ने गाजा में अपने पैर जमा लिए हैं। एर्दोगान पहले ही साफ कह चुके थे कि अगर इजराइल ने दोबारा जंग छेड़ी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब लगता है वो कीमत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि काम में दिखाई देने लगी है। तुर्की ने अपनी उपस्थिति से यह संदेश दिया है कि वह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक वास्तविक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अमेरिका की ओर से खबर आई कि गाजा के पुनर्निर्माण का खर्च लगभग 50 अरब डॉलर आंका गया है। यह रकम सुनने में जितनी बड़ी लगती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है उस रकम का सही इस्तेमाल। वॉशिंगटन कहता है कि इस पैसे को जल्द जुटा लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पैसा उस दर्द को भर पाएगा जो हजारों लोगों ने झेला है। यह भी दिलचस्प है कि इस रकम को जुटाने में वही मुस्लिम देश सबसे आगे हैं जिनकी जनता आज भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है। यानी जिसने नुकसान झेला वही अब उसकी भरपाई भी कर रहा है। इजराइल को आखिरकार झुकना पड़ा। नेतन्याहू की सरकार जो अब तक सीज फायर को ठुकराती रही थी, उसने अमेरिकी दबाव के आगे सिर झुका दिया। केरम शालोम क्रॉसिंग, जिसे कल तक बंद कर दिया गया था, आज फिर खोल दिया गया। राहत सामग्री के ट्रक गाजा की ओर बढ़ने लगे। यह वही इजराइल है जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि गाजा में हमास को खत्म किए बिना राहत की बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अब वही राहत के लिए रास्ता खोलने को मजबूर है कि ट्रक गाजा की ओर काम गई है। बताता है कि दुनिया के हर तानाशाह के पास एक सीमा होती है और जब जनता की त्रासदी उस सीमा को पार कर जाती है तब शक्ति के सिंहासन भी कांप उठते हैं। मगर राहत के ये ट्रक जो उम्मीद का प्रतीक थे, कुछ ही घंटों में अराजकता का शिकार हो गए। रास्ते में कई ट्रक लूट लिए गए। यह जानकारी खुद गाजा के स्थानीय हैंडल से सामने आई और हैरानी की बात यह कि आरोप ऐसे गिरोहों पर लगे हैं जो कथित तौर पर इजरायली फंडिंग से पलते हैं। यानी जो राहत पहुंचाने की कोशिश थी उसे भी राजनीति ने लूट लिया। अस्पतालों में डॉक्टरों के पास ऑक्सीजन नहीं, दवाइयों की कमी है और जिन ट्रकों में वही सामान था उन पर हमला कर दिया गया। यह सिर्फ लूट नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला था। यह दिखाता है कि इस सीज फायर के पीछे कितनी गहरी साजिशें छिपी हैं। गाजा के अस्पताल अब भी दर्द की चीखों से गूंज रहे हैं। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि अब तक के हमलों में गाजा के 3000 लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं और करीब 1000 लोग बहरापन झेल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई साधारण जख्म नहीं बल्कि पूरी नस्ल पर किया गया हमला है। इलाज की हालत इतनी खराब है कि एक सर्जरी के लिए भी घंटे नहीं दिन लग रहे हैं और जो लोग बच गए हैं
वो जिंदगी भर उस दर्द को महसूस करेंगे जो गोलियों और बमों से पैदा हुआ है। डॉक्टर सलमिया का बयान दिल को चीर देने वाला है। उन्होंने कहा, हमारी आंखें तो अब देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया जिनकी आंखें सलामत हैं वो भी अंधी बनी हुई है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब सभ्यता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है तब वह अपने ही अपराधों को देखने से इनकार कर देती है। बहुत से देश इस नरसंहार को अब भी जेनोसाइड मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां जिंदा हैं उनके लिए यह बहस नहीं, हकीकत है। काहिरा में हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र और कतर के अधिकारियों से मिला। इस बैठक का मकसद है गाजा में चल रहे नाजुक सीज फायर को बचाना। यह वही हमास है जिसके 2 सैनिकों की मौत के बाद इजराइल ने फिर से बमबारी शुरू कर दी थी। बैठक में हमास के बारे में बंदे के बाद एग्जाम्पल लोगो नेता खलील अल हैया मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रविवार की बमबारी में दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और यह सब उस समय हुआ जब समझौते की प्रक्रिया चल रही थी। यह दिखाता है कि गाजा की जमीन पर शांति की डोर बारूद पर टंगी हुई है। दूसरी ओर नेतन्याहू का बयान आया। उन्होंने इजरायली संसद में कहा कि हमास कभी इस समझौते को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने दावा किया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास को मिटा नहीं देते। लेकिन सवाल उठता है, क्या वास्तव में यह जंग किसी आतंकी संगठन के खिलाफ है या फिर नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है? इजराइल के भीतर ही कई विशेषज्ञ और पत्रकार खुलकर कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए इस जंग को लंबा खींचा है। उनके खिलाफ पहले से कई भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और इस जंग ने उन सभी चर्चाओं को पीछे धकेल दिया है। युद्ध ने नेतन्याहू को एक नेशनल हीरो की तरह पेश करने का मौका दे दिया, लेकिन अब वही रणनीति उन पर भारी पड़ती दिख रही है। जनता जान चुकी है कि यह लड़ाई अब सुरक्षा की नहीं बल्कि सत्ता की है। दूसरी ओर ईरान की प्रतिक्रिया बेहद सख्त रही। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, दबाव में हुआ समझौता नहीं होता। ईरान ने साफ किया कि वो किसी भी ऐसे सौदे को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे झुकाने की कोशिश में तैयार किया गया हो। उन्होंने कहा, हम उन देशों में से नहीं जो दबाव से झुक जाते हैं। यह बयान एक संदेश था कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अब कोई देश एक तरफा हुक्म नहीं मानने वाला। ईरानी आर्मी के चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। उन्होंने कहा है कि हर रोज तैयारी मजबूत करो, हर पल सतर्क रहो। ईरान का मानना है कि उसके आसपास दुश्मनों का गठबंधन बन रहा है और गाजा इस संघर्ष का नया केंद्र है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर चर्चा है कि अगर तुर्की का असर गाजा में बढ़ता गया तो ईरान को भी सीधे तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह संभव है कि आने वाले महीनों में हम ईरान की टीम को भी गाजा की धरती पर देखेंगे, मेडिकल और मानवीय मदद के नाम पर। लेकिन असल में राजनीतिक प्रभाव के लिए यह पूरी स्थिति बताती है कि गाजा अब सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं रहा, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज बन चुका है, जहां हर मोहरा अपनी जगह से हिल रहा है और हर देश अपनी चाल चल रहा है। इजराइल, तुर्की, ईरान, अमेरिका, मिस्र, कतर सब इस खेल का हिस्सा हैं और इस खेल की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम फिलिस्तीनी लोग, जिनकी आवाजें अब किसी को सुनाई नहीं दे रही। गाजा में अब भी अस्पतालों में जगह नहीं है। बच्चे अब भी खंडहरों के बीच खेलते हैं। महिलाएं हर रात अपने मरे हुए परिजनों की तस्वीरों को देखकर रोती हैं और दुनिया में कहीं कोई फैंसी कॉन्फ्रेंस रूम में नेता मुस्कुराते हुए शांति समझौते की बात कर रहे हैं। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग दर्द झेलते हैं उनके पास बोलने का मंच नहीं और जिनके पास मंच है उनके पास संवेदना नहीं। तुर्की की टीम अब गाजा के अंदर सक्रिय है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह अस्पतालों की मरम्मत, बिजली सप्लाई और स्कूलों के पुनर्निर्माण पर काम कर रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह मानवीय मदद है या राजनीतिक निवेश? क्योंकि जहां मदद पहुंचती है वहां प्रभाव भी पहुंचता है और एर्दोगान जान चुके हैं कि गाजा की जमीन पर एक छोटी सी मौजूदगी भी
तुर्की को मुस्लिम दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में पेश कर सकती है। यही वजह है कि उनकी हर चाल रणनीतिक है, हर बयान सुनियोजित। वहीं अमेरिका अब खुद को मुश्किल स्थिति में पा रहा है। एक ओर वह इजराइल का पुराना साथी है, दूसरी ओर अरब देशों का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है। अगर वह खुलकर इजराइल का समर्थन करता है तो उसे अरब सहयोग खोना पड़ सकता है, और अगर वह इजराइल पर दबाव डालता है तो उसका राजनीतिक आधार अमेरिका के भीतर कमजोर होगा। इस दोराहे पर खड़ा अमेरिका आज इतिहास के सबसे नाजुक संतुलन की कोशिश कर रहा है।